हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा आरसीसी डिज़ाइन में, यानी डिज़ाइन ऑफ आरसीसी में कॉलम चैप्टर मैंने जो है आपको WSM मेथड से पहले बता चुका हूं और अब मैंने स्टार्ट कर चुका हूं LSM मेथड से। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो LSM मेथड से कॉलम का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे आप। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम बाय WSM मेथड से। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर कि वैसे मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है, पूरा थ्योरी है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलम दो टाइप का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम की पहचान कैसे करेंगे आप? इफेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन डी मान लीजिए या स्मॉल b मान लीजिए। यदि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो 12 से कम आता है तो आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए कई कंडीशन दिए होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशन दिया हुआ होता है। जब दोनों एंड उसके फिक्स्ड होते हैं, जब एक फिक्स्ड एक फ्री होता है और एक फिक्स्ड और आपका एक पिंड होता है, जब दोनों पिंड या हिंज होते हैं, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग में इफेक्टिव लेंथ वहाँ पे निकालते हैं। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? जैसे स्क्वायर कॉलम है 400 mm बाई 400 mm का, जो 400 mm है उसी को बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर रेक्टेंगल शेप की बात करें, अगर मान लीजिए कॉलम का साइज 400 इंटू 600 mm है, तो जो सबसे कम साइज होता है 400 यहाँ पे कम है तो वो हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर हम सर्कुलर कॉलम की बात करें तो जैसे मान लीजिए 500 mm डाया का आपका कॉलम है, तो जो 500 mm डाया है वो डायामीटर ही आपका कहलाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होता है वो 12 से कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर कौन सा टाई बार यूज किया गया है, इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया गया है या स्पाइरल टाई बार यूज किया गया है। स्पाइरल टाई बार को ही हेलिकल टाई बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टाई बार और हेलिकल टाई बार यानी स्पाइरल टाई बार के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में। वहाँ पर मैंने दोनों का डिज़ाइन भी बताया हुआ है आपको कि क्या उसका डायमीटर लेना चाहिए, क्या उसका पिच लेना चाहिए, मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, वो सारा डिस्कस मैं ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट टाई बार का। जब इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया जाए, इंडिपेंडेंट टाई बार का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कॉलम में जो है एक इंडिपेंडेंट स्टीरप्स जैसे होता है बीम में, वैसे कॉलम में होता है टाई बार अलग अलग यूज किया जाता है। और स्पाइरल में क्या होता है कि एक ही स्टील बार होता है जो कि वर्टिकल मेन बार के चारों तरफ लपेटते हुए चले जाते हैं, उसे हेलिकल या स्पाइरल टाई बार बोलते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया जाएगा तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? LSM मेथड से देखा जाए तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया इंटू स्ट्रेस।
तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉलम का एरिया और कॉलम का स्ट्रेस। तो कॉलम जो है दो टाइप्स मटेरियल से बनाया हुआ है, एक तो कंक्रीट मिलाया गया है, दूसरा रेनफोर्समेंट मिलाया गया है। तो कंक्रीट का एरिया इंटू कंक्रीट का स्ट्रेस प्लस रेनफोर्समेंट का एरिया इंटू रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस, दोनों का स्ट्रेंथ हम प्लस कर देंगे तो कॉलम का स्ट्रेंथ हमें मालूम चल जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे? कंक्रीट का एरिया मान लीजिए कितना है, AC, A से एरिया होता है, C से कंक्रीट, AC इंटू स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस मान लीजिए इसमें है। अब देखिए स्ट्रेस कितना लेके चलते हैं, स्ट्रेस 0.4 FCK लेके चलते हैं, 0.4 FCK। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, 0.4 FCK। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर M20 कंक्रीट का ग्रेड यूज किया गया है, M20 ग्रेड का कंक्रीट अगर यूज किया है तो FCK का वैल्यू 20 हो जाएगा। M15 यूज किया गया तो FCK का वैल्यू 15 हो जाएगा। जो भी ग्रेड होगा उसके आगे जो डिजिट लिखा होता है उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो 0.4 FCK इंटू AC प्लस स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार। अब स्टील का स्ट्रेस लेंगे, तो जब स्टील का स्ट्रेस लेते हैं कितना लेते हैं, 0.67 FY। ठीक है, कितना लेते हैं, 0.67 इंटू FY इंटू स्टील बार। स्टील बार का एरिया कितना है, ASC। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं आपको, अब यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं उसको भी चलिए दिखा देते हैं हम। वेयर FCK इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर मान लीजिए यहाँ पर M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तो FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड इन, तो क्या हो जाएगा, FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। AC क्या है, AC हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट में से ASC माइनस कर देते हैं। टोटल जो हमारा कॉलम का एरिया है उस कॉलम के एरिया में से हम जो वर्टिकल मेन बार प्रोवाइड किया गया है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो AC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। इसे आप चाहो तो A लिख सकते हो, AG लिख सकते हो। AG का मतलब होता है ग्रॉस एरिया। ठीक है, AG क्या है आपका, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। ASC क्या है आपका, एरिया ऑफ मेन बार, वर्टिकल मेन बार भी कह सकते हैं। FY क्या है, FY को भी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अगर मान लीजिए FE 250 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है तो FY की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यदि FE 415 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है तो FY का वैल्यू हो जाएगा 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम शॉर्ट कॉलम का स्ट्रेंथ जब इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइरल टाई बार का। स्पाइरल टाई बार, इसका स्ट्रेंथ होता है, ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले में
1.05 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.05 इंटू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम 1.05 का मल्टीप्लाई कब करते हैं? यदि ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब एक इक्वेशन में लिख रहा हूं और वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तभी लिखें, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज हम जो शॉर्ट कॉलम में का फॉर्मूला यूज किए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी 1.05 का मल्टीप्लाई कब यूज करेंगे? जब हम एक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं और वो इक्वेशन सेटिस्फाइड अगर होता है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे हम। तो वो क्या है आपका कंडीशन, उसको देखते हैं। वो कंडीशन ये है, VSP अपॉन VK इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 AG अपॉन में AK -1 इंटू FCK अपॉन में FY। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तब आप कह सकते हैं कि इस स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में 1.05 का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इक्वेशन नहीं लागू होता है, अगर ये इक्वेशन आपका जैसे ये ग्रेटर देन नहीं आया, तब आप क्या काम करेंगे? अदरवाइज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो इंडिपेंडेंट टाई बार में आपने यूज किया, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बात समझ में आई? फिर से समझिए, अगर ये इक्वेशन लागू होता है तो आप 1.05 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये इक्वेशन लागू नहीं होता है तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी 1.05 का मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसमें VSP, VK, AG, AK, FCK, FY क्या है इसको भी मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं FCK और FY का। इसको तो मैं यहाँ देख चुका हूँ कि इसे क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं AG। तो AG के बारे में भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम होता है। वैसे यहाँ पर AG, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पाइरल टाई बार के लिए, तो स्पाइरल टाई बार वही यूज करते हैं जहाँ पर कॉलम सर्कुलर होता है, कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो AG निकालने का फॉर्मूला होगा π/4 इंटू D का स्क्वायर। D क्या है आपका? D है आपका डाया ऑफ कॉलम। तो ये हो गया AG निकालने का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे AK। AK कैसे निकालेंगे? AK निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? DK। DK क्या होता है? डाया ऑफ कोर। या पहले मैं आपको लिख देता हूं, AK क्या है? एरिया ऑफ कोर। AK, ठीक है, ये क्या आपका एरिया ऑफ कोर। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है π/4 इंटू DK का स्क्वायर माइनस ASC। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे AK का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है DK क्या है? तो DK है आपका डाया ऑफ कोर। DK, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर, 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। इसका मैंने फिगर बना के इससे पहले लेक्चर में बताया हुआ कि DK कहाँ से कहाँ तक होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो वर्टिकल मेन बार होता है उसके आउटर पॉइंट से वर्टिकल बार के आउटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है डाया, वो कहलाता है आपका क्या? डाया ऑफ कोर। या ऐसे कह सकते हैं कि स्पाइरल बार के अंदर से, क्योंकि स्पाइरल बार जो होता है वर्टिकल बार के चारों तरफ लगाया जाता है, तो वर्टिकल बार का आउटर फेस बोलिए और या तो
स्पाइरल बार का इनर फेस बोलिए, उनके बीच का जो डाया होता है, डिस्टेंस होता है, वो कहलाता है डाया ऑफ कोर। तो AK और DK आपका हो गया। अब हम बात करते हैं VK। VK क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ कोर। VK यहाँ पर हमेशा 1 mm हाइट मान करके हम जो कोर है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया आपका क्या है? AK इंटू हाइट 1 mm ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? VK इज इक्वल टू AK, यानी VK का वैल्यू वही लेके चलेंगे जो AK के बराबर होगा। अब बात आती है VSP क्या है? VSP को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार। वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार क्या होता है फॉर्मूला इसका? स्पाइरल बार का जो एरिया है पहले उसको ले लेंगे, π/4 इंटू डाया 1 का स्क्वायर। डाया 1 क्या है? वेयर डाया 1 इज इक्वल टू डाया ऑफ स्पाइरल बार इंटू LSP अपान में P। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे VSP का वैल्यू। अब बात आती है LSP क्या है? यहाँ पर LSP बोलते हैं लेंथ ऑफ स्पाइरल बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडरवुड π/DK का होल स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर। और P क्या है आपका? P होता है आपका पिच, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा आपको हमेशा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालते हैं शॉर्ट कॉलम का। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की। तो लॉन्ग कॉलम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम का पहचान ये होता है कि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन B क्या है? B को भी लिख देता हूँ मैं यहीं पर, B इज इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन और इफेक्टिव LEF क्या है? इफेक्टिव लेंथ। तो अगर हम लॉन्ग कॉलम की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होता है 12 या 12 से अधिक होता है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डिफरेंट क्या होगा देखिए, यहाँ पर CR का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिडक्शन फैक्टर, क्योंकि लॉन्ग कॉलम का जो स्ट्रेंथ होता है वो शॉर्ट कॉलम से हमेशा कम होता है, क्योंकि ये बकलिंग में जल्दी फेल हो जाता है कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम के। लॉन्ग कॉलम जल्दी फेल होता है बकलिंग से। देखिए शॉर्ट कॉलम फेल होता है हमेशा क्रशिंग लोड से, कभी बकलिंग नहीं होता उसमें, और क्रश करने के लिए ज़्यादा लोड चाहिए तभी फेल होता है। जबकि लॉन्ग कॉलम क्या है? क्रश नहीं होता, वो बकल कर जाता है, तो बकलिंग उसमें जल्दी हो जाता है। तो अगर क्रशिंग लोड और बकलिंग लोड का कंपेयर किया जाए तो बकलिंग लोड का वैल्यू कम होता है, तभी लॉन्ग कॉलम जो है बकल कर जाता है। इसलिए शॉर्ट कॉलम का स्ट्रेंथ हमेशा लॉन्ग कॉलम से ज़्यादा होता है। तो जो CR का वैल्यू आएगा ना वो हमेशा 1 से कम आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो CR का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और CR का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए। CR 1.05। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो मैंने AC लिखा हुआ है ना, यहाँ पर AK लिख लीजिए, चाहे वो शॉर्ट कॉलम हो चाहे वो लॉन्ग कॉलम हो। तो वो कंक्रीट का एरिया हम लेके नहीं चलते बल्कि कोर का एरिया लेके चलते हैं। यहाँ पर तो सही है AC ही रहेगा, बस यहाँ पर आप AK ले लेंगे। तो यहाँ भी CR का मल्टीप्लाई कर देंगे आप और CR का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर देंगे। अब CR क्या है देखते हैं, रिडक्शन फैक्टर। CR इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, 1.25 माइनस इफेक्टिव L इफेक्टिव अपान 48 इंटू B। ये फॉर्मूला होता है आपका रिडक्शन फैक्टर निकालने का। 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ अपान 48 इंटू B, वेयर B इज इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेंथ का कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा और वहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा कैसे। तो इसे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा एलएसएम का कॉलम का है आप उसे देख लेंगे। ये तीसरा लेक्चर है आपका। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन बनाया हुआ हूँ, सेकंड लेक्चर में फर्स्ट में पूरा कॉन्सेप्ट है आपका कॉलम का, पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैंने कॉलम के बारे में ही बताया है। सेकंड में मैंने केवल ये बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंट टाई बार और स्पाइरल टाई बार दोनों का डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन समझाया हुआ है आपको। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है। एंड नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना भी बताऊँगा मैं आपको। अभी आने वाले समय में जो लेक्चर है मेरा उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, डिज़ाइन के क्वेश्चन भी लगाऊंगा जिसमें स्पाइरल बार और इंडिपेंडेंट टाई बार का डिज़ाइन होगा। स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम भी निकालना बताऊंगा, स्पाइरल बार के लिए भी और इंडिपेंडेंट टाई बार के लिए। फिर कॉलम का डिज़ाइन करना भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट लिखना, और अच्छे समझ में आता है तो अच्छा कमेंट जरूर करना है आप। ठीक है, और आपका मैं कमेंट हमेशा चेक करता हूँ। कोई भी डाउट अगर आप लिखते हैं वहाँ पे कि हमें डाउट है यहाँ पर, तो उसका रिप्लाई मैं हमेशा देता हूँ। ठीक है, तो और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे मैं कोई भी न्यू अपलोड अगर लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, और मेरे इस YouTube चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। तो फिर मैं मिलूँगा अगले लेक्चर में आपसे।